हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के इंग्लिश मीडियम के टेस्ट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेस्ट में कुल 150 क्वेश्चन हैं। नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे देख लीजिए। कैरी 1 मार्क्स एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और इंडियन हिस्ट्री से 35 क्वेश्चंस हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 15, करेंट अफेयर से 25, जनरल साइंस से 30, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 20, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी से 10 और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से 15 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन हुज रिकमेंडेशन इन द फर्स्ट मीटिंग सचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द असेंबली। तो जेबी कृपलानी के रिकमेंडेशन पे राइट ऑप्शन सी होगा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग जेबी कृपलानी proposed to follow the French practice which was unanimously accepted and the oldest member Sachidanand Sinha was elected as the provisional president. Later Dr. Rajendra Prasad was elected as the full-time president of the Constituent Assembly and Dr. S.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as the vice presidents. Next question, which statement is wrong with respect to fundamental duties mentioned in the Indian Constitution? फर्स्ट में है, फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे तो एड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नहीं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू एड हुआ था। तो ये तो गलत है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सही है। इन द ईयर 2002 बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड, ये सही है बिल्कुल। फंडामेंटल ड्यूटी इज मेंशन इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए गलत है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। Based on the report of Swarn Singh Committee in 1976 by the 42nd Amendment, 10 fundamental duties, the committee had recommended 8 fundamental duties, but 10 fundamental duties were added to the Part 4A of the Constitution. In the year 2002, through the 86th Constitutional Amendment Act, 11th fundamental duty was added. The fundamental duties in the Indian Constitution are taken from the Constitution of the Soviet Union. Next question, which among the following is competent to decide the municipal boundary area in the state? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया नहीं, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। अंडर आर्टिकल 243D ऑफ पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज़ द राइट टू नोटिफाई द लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन ए स्टेट। नेक्स्ट, under which one of the following constitutional amendments Delhi became the national capital territory? तो दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना था 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। बाय द 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड वाइल रिटेनिंग इट इन ए यूनियन टेरिटरी, provision was made for a legislative assembly and a council of ministers responsible to it. Next question, on the recommendation of which committee was the Central Vigilance Commission constituted? तो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था, सो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा संथानम कमेटी ए। The Central Vigilance Commission is a premier organization for the prevention of corruption in the central government, which was established in 1964 by a resolution passed by the central government on the recommendation of the Santhanam Committee.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फंडामेंटल राइट्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? फंडामेंटल राइट्स कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल थे। तो ए का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा सरदार पटेल। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। बी का हो जाएगा 1। स्टीयरिंग कमेटी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एस के धर थे, एस के धर। तो सी का हो जाएगा 3। और एस के धर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन इस लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी के चेयरमैन थे एस के धर। तो सी का हो जाएगा 3। तो बचा क्या? स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के एम मुंशी थे। तो डी का हो जाएगा 4, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 1 3 4 डी। Next question, the concept of judicial review in the Indian Constitution has been taken from the Constitution of which of the following country? तो ये लिया गया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी अमेरिका के। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। The concept of judicial review has been adopted from the Constitution of the United States of America. Apart from this, the idea of preamble, independence of judiciary, fundamental rights, office of vice president, impeachment of president, etc. have also been taken from the US Constitution. Next, provision has been made in the 6th schedule of the Constitution of India regarding the administration of tribal areas belonging to which state of Northeast India? तो वो है AMTM, AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कम इनटू फोर्स? तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010। राइट ऑप्शन बी होगा। राइट टू एजुकेशन वाज डिक्लेयर्ड ए फंडामेंटल राइट बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। टू एक्सपेंड दिस कंसेप्ट, द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2009 विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। Next question, Comptroller and Auditor General submits his report to which of the following? Public Account Committee? No. Speaker of the Lok Sabha? No. President को ये अपना रिपोर्ट सौंपती है। राइट ऑप्शन सी होगा। The provision related to the Comptroller and Auditor General has been made up to Article 148 to 151 of the Constitution. The CAG is appointed by the President. According to Article 148, its salary is similar to that of a judge of the Supreme Court. Its tenure is 6 years or 65 years, whichever is earlier. For the central government, it performs only the function of audit, but for the state government, it performs both accounting and audit functions. It submits its report to the President at the central level and to the Governor at the state level. The Public Account Committee, यानी PAC, examines the audit report of the CAG. Next question, the Sarkaria Commission submitted its report to the central government in 1988. Right option C. In the year 1983, a commission was constituted by the central government under the leadership of Sarkaria to remove the differences that emerged between the legislative, administrative and financial relations of the center and the states, and to recommend for establishing better relations between the two. This commission submitted its report to the center in the year 1988. Next question, Article 324 of the Constitution of India is related to Election Commission. Right option A. Article 324 of the Constitution of India is related to the Election Commission. The Election Commission is responsible for the election of the President, Vice President, Parliament and state legislatures. Next question, Economic Justice, one of the objectives of the Constitution of India, has been mentioned in. प्रियम्बल में तो मेंशन है इकोनॉमिक जस्टिस, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस नाम का कुछ चीज़ नहीं मेंशन किया गया है। प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP एंड प्रियम्बल में दिया गया है।
इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में तो दिया है, लेकिन एफआर फंडामेंटल राइट में नहीं दिया है। प्रियम्बल में दिया है, फंडामेंटल राइट में नहीं दिया है, फिर डीपीएसपी में दिया है, तो ये भी गलत है। सही कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस ऑल 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, social, economic and political, whereas economic justice is not discussed anywhere under fundamental rights, whereas the main relation of the directive principle is with social and economic justice. Next question, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the quotes given below the lists. आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है, तो ए का 2 हो जाएगा। आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, तो बी हो जाएगा वो 3। आर्टिकल 75 जो है वो काउंसिल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, सी का हो जाएगा 4। आर्टिकल 74 क्या है, किससे रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है ये, तो 1 हो जाएगा। यानी 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेंट इंडेक्स इज रिलेटेड टू फ्यूचर्स प्राइस ऑफ कॉपर, नो। फ्यूचर्स प्राइस ऑफ गोल्ड, नो। फ्यूचर्स प्राइस ऑफ डायमंड, नो। फ्यूचर्स प्राइस ऑफ सिल्वर, नो। द ब्रेंट इंडेक्स इज रिलेटेड टू द मंथली प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सो राइट ऑप्शन विल बी ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसके पास होती है? करेंसी के पास होती है। पब्लिक के पास जो करेंसी है वो ज़्यादा लिक्विडिटी है उसके पास, तो सबसे पहले तो बी आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन बी वाला और डी वाला ख़त्म, बच गया ए एंड सी। उसके बाद में डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक, ये लिक्विड होता है, लिक्विडिटी इसकी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा करेंसी, उसके बाद में डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, तो ए के बी के बाद में सीधे डी आएगा, तो बी के बाद में डी, उसके बाद में हो जाएगा, तो तब तो ये तो ख़त्म हो गया, अब ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद में सेविंग्स डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्टर इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन द यूनियन बजट 2022 to 2023। तो जो बजट एस्टिमेटेड परचेजेज बाय द गवर्नमेंट इन द बजट 2022 to 23 में जो है वो है इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%, इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%, स्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे जाएगा 17%, टोटल एक्सपेंडिचर का, टोटल बजट का 20% इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा, इसमें 20% जाएगा 20%, और स्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में जो जाएगा वो जाएगा आपको 17%, 17%, 17%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे जाएगा 15%, इस पे 15% जाएगा। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स के लिए 10% खर्च होंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 9%, डिफेंस के लिए 8%, सब्सिडी पे 8%, पेंशन पे 4%, अदर एक्सपेंसेस पे 9%। सबसे ज़्यादा किस पे जा रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट, राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर वाज द 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। तो 1975 में स्टार्ट हुआ था 20 पॉइंट प्रोग्राम, राइट ऑप्शन ए होगा। द 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1975 विच वाज reorganized in 1982, 1986 and 2006. In the restructuring of the program in 2006, the emphasis was on eradicating poverty from all over the country and improving the standard of living of the poor and deprived communities of the society. The 20-point program यानी TTP covers topics such as poverty, employment, education, housing, agriculture, drinking water, afforestation and environment protection, energy in rural areas, welfare of weaker section of the societies. Next question, according to Bihar Economic Survey 2021 to 22, what is the growth rate of agriculture and allied sector in Bihar during 2016 to 21?
According to Economic Survey of Bihar, the growth rate of agriculture and allied sector in the last 5 years is 2.1%. 2.1%. So right option will be E, none of the above. 2.1% रहा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में। नेक्स्ट, फेयर एंड रीन्यूमरेटिव प्राइस FRP ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो फेयर एंड रीन्यूमरेटिव प्राइस इज रिकमेंडेड बाय द Commission for Agriculture Cost and Prices CACP and approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs. So Cabinet Committee on Economic Affairs, right option will be C. Next, which state had received maximum FDI in 2021 to 22? कर्नाटका सबसे ज़्यादा रिसीव किया FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा आया कर्नाटका में। कितना परसेंट? जितना भी FDI आया इंडिया में उसका 38% कर्नाटका को गया, 26% महाराष्ट्र को गया और 14% दिल्ली को गया। ये टॉप 3 में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड इट्स 5 सब्सिडियरी बैंक्स? ऑन 1 अप्रैल 2017. 2017, right option will be B. After merger, SBI has become the largest bank in the world according to the number of customers, 50 crores, while according to 22,500 branches, it ranks second after the Agricultural Bank of China. Next question, match the following, list 1, list 2. White revolution is related to milk production, तो A का 1 हो जाएगा। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, B हो जाएगा। B का 2 हो जाएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन मैरीन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फिशरीज प्रोडक्शन, 3 हो जाएगा। C का गोल्डन रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो D का हो जाएगा 4। यानी A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट ऑप्शन A है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल पर पर्सन पर डे इन बिहार? 70 लीटर्स, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार क्रांति मिशन हैज बीन स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स? तो इसको विज्ञान भारती एंड ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, इन दोनों ने मिल करके स्टार्ट किया है आहार क्रांति मिशन। So right option will be E, more than 1. It has been started by Vigyan Bharati and Global Indian Scientists and Technocrats Forum. The mission aims to address the need for nutritionally balanced diet and access to all local fruits and vegetables. Its motto is good food, best thoughts. Next question, according to the Union Budget estimates for the year 2022-23, the effective revenue deficit is estimated to be what percent of GDP? 2.6%, राइट ऑप्शन B है। ये इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या है? तो रिवेन्यू डेफिसिट में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ग्रांट इन एड्स जो कैपिटल क्रिएशन के लिए है, ग्रांट इन एड्स, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो वो आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इंडियाज एक्सपोर्ट वाज हाईएस्ट इन द ईयर 2021-22? तो हाईएस्ट था USA को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जितना भी एक्सपोर्ट हुआ अप्रैल से नवंबर 2022 तक, उस टोटल एक्सपोर्ट का 18.4% जो है USA को गया, 6.6% UAE को गया, चाइना को 5.9%, 3.5% बांग्लादेश को गया और 2.8% हांगकांग को गया। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ वो USA को हुआ, यानी फर्स्ट पे USA है, सेकेंड पे है UAE एंड थर्ड पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार? प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19.2%, सेकेंडरी का 19.5% और टर्शियरी का
61.2% रहा है। इसमें से कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है प्राइमरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को जो बता रहा हो। कितना है? 19.2%। प्राइमरी का, सेकेंडरी का जो है वो है 19.5%, टर्शियरी यानी सर्विसेज सेक्टर का जो है 61.2% है। नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा। द पीरियड ऑफ द 6th 5-year प्लान was 1980-85. The integrated rural development scheme was launched on 2nd October 1980 under the 6th 5-year plan. The main objective of this scheme was to eradicate poverty and increase employment. Next question, after the Mahaparinirvana of Mahatma Buddha, which ruler had built a stupa in Rajgiri over his relics? तो वो था अजातशत्रु थे, राइट ऑप्शन सी है। अजातशत्रु बिल्ट ए स्तूपा इन दी राजगृह ऑन दी रिलिक्स ऑफ द बुद्धा इन द 8th year ऑफ द महापरिनिर्वाणा। द डेथ ऑफ द महात्मा बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा took place during the period of Ajatasattu. The first Buddhist council was organized in the Satparni cave of the Rajgriha during the time of Ajatasattu. The Sutta-Pitaka and Vinaya-Pitaka were composed during the first Buddhist council. Next question, which of the following British officers suppressed the revolt of 1857 in Patna? तो विलियम टेलर, राइट ऑप्शन विल बी डी। ऑन July 3, 1857, a massive revolt took place in Patna under the leadership of bookseller Pir Ali. This rebellion was ruthlessly suppressed by the Commissioner of Patna, William Taylor. On 25 July, there was a rebellion in Muzaffarpur and Danapur military cantonment. The rebel soldiers of Danapur met Babu Kumar Singh, the Jamindar of Jagdishpur, and handed over their leadership to him. On 30 July, the company government imposed martial law in Patna, Shahabad, Saran, Muzaffarpur, and Champaran districts. Next question, which one of the following pairs of literature and its author is not correctly matched? तो विक्रम देव चरिता जो है वो बिल्हन के द्वारा लिखा गया, ये सही है। मूसिक वंश जो है अतुल के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। राजत रंगिनी जो है कल्हण के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। रामचरित जो है वो संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। तो ये सभी जो है करेक्टली मैच्ड है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ई। नॉट करेक्टली मैच्ड हमें इसमें चुनना था, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। The Musik Vansh was composed by Atul in the 11th century. It contains the account of the Musik dynasty, which ruled in northern Kerala. Rajat Rangini contains the history of the kings of Kashmir. In the 12th century, Sandhyakar Nandi composed the Ramcharit. It describes the struggle between the Kaivarth farmers and the Pala ruler Rampal. The Bikram Dev Charita describes the feats of the Chalukya king Vikramaditya. 5th. Next question, against whom did Balban adopt the policy of blood and iron? So against those who looted the Delhi border, right option will be A. During the time of Balban, the courage of the Mewatis living near Delhi had increased so much that they started plundering people up to the limits of Delhi city. To deal with these elements, Balban adopted the policy of blood and iron. The robbers were brutally caught and killed. The forests around Delhi were cut down and many military police stations were established there. Rebel villages were destroyed. Balban had formed the military department Diwan-e-Arj. Next question, in which Anglo-Mysore war did the Marathas and the Nizam sided with Mysore? In second Anglo-Mysore war, right option will be B. There were 4 wars between the British and Kingdom of Mysore in 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 94, and in 1799. In the first Anglo-Mysore war,
The Marathas and the Nizam sided with the British against Hyder Ali. In the second, they supported Hyder Ali in opposing the British. In the third war, the Marathas and the Nizam again sided with the British. In the fourth and decisive battle in 1799, the British captured the capital of Mysore, Srirangapatnam. Tipu Sultan died in this war. Next question, why did the Congress ministries of the provinces resign in masses in 1939? Due to the intervention of the governors? No. Because of insulting Gandhiji? No. Due to lack of administrative experience? No. Due to India's involvement in the World War without consultation? So right option will be D. On 22nd December 1939, the Congress cabinet resigned in masses. This day was celebrated by the Muslim League as Mukti Divas. In World War II, the then Viceroy Lord Linlithgow included India in the war without consulting the Indian leaders. The Congress was not satisfied with the British declaration of colonial Swaraj after the war. Therefore, the resignation was done collectively. Next question, when was the agreement signed between Mahatma Gandhi and Lord Irwin? On 5th March 1931. Right option will be B. The Gandhi-Irwin Pact was signed on 5th March 1931. Under this agreement, it was agreed to release all political prisoners except those accused of violence. Along with this, Indians were given the right to make salt on the seashore. Simultaneously, the Congress agreed to participate in the Second Round Table Conference, second RTC. Next question, who among the following first talked about the two-nation theory? Sir Syed Ahmad Khan. Right option will be A. The idea of separate nation for Muslim was first expressed by Sir Syed Ahmad Khan. The word Pakistan as a separate state for Muslim was first coined by Cambridge University student Chaudhry Rahmat Ali along with some of his friends in his pamphlet titled Now and Never. Paris Forever in 1933. It was created by breaking up some provinces of India. Next question, the ruler of which of the following dynasty made Avanti Mahajanpada a part of Magad Empire? So Shishunak dynasty. Right option will be D. During the reign of the Shishunak dynasty in Magad Empire, Avanti Mahajanpad was merged with Magad Empire, which remained a part of Magad till the end of Mauryan dynasty. With this victory, the 100 years old enmity between Magad and Avanti also came to an end. Next question, who was the first woman to enter the Buddhist Sangha? प्रजापति गौतमी, ये महात्मा गौतम बुद्ध की मौसी. राइट ऑप्शन विल बी बी. इन द बिगिनिंग द entry of women in Buddhist associations was prohibited on the special request of his beloved disciple Ananda. Gautam Buddha agreed to admit women in the Sangha. The first woman to be admitted to the Buddhist Sangha was Prajapati Gautami and the second woman was Amarpali. Next question, which city of Bihar was seized by Ali Gauhar in 1760? Patna. Right option will be B. In the year 1760, the then Mughal Prince Ali Gauhar, Shah Alam II, led the siege of Patna to restore Mughal power in Bihar. Next question, which of the following book was written by Pandita Ramabai on the pathetic condition of Indian women during the colonial rule? So, the High Caste Hindu Woman. Right option will be A. The High Caste Hindu Woman was written by Pandita Ramabai. एंड मदर इंडिया कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया था. इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी ये लिखा गया था B.R. नंदा के द्वारा. वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर ये लिखा गया था B.C. लाओ के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इंपीरियल असेंबलेज एट दिल्ली ये लॉर्ड लीटन के टाइम में हुआ था 1877 में. ये करेक्टली मैच्ड है. बिगिनिंग ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था. नहीं, बिगिनिंग ऑफ इंडियन रेलवे जो हुआ था वो
और लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 1853 में हुआ था, सो ये गलत है। एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम जो है वो हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में 1829 में, तो ये भी गलत है। सेकंड सेंसस ऑफ इंडिया जो हुआ वो कंडक्ट हुआ था 1891 में, लैंड्स डाउन के टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम में नहीं, तो ये भी गलत है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश्ड? तो इन पटना, राइट ऑप्शन विल बी बी। कब? 1934 में। जनरल सेक्रेटरी कौन थे इसके? जयप्रकाश नारायण थे। प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। अदर जो मेंबर थे वो थे राम मनोहर लोहिया, बसावन सिंह, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट वाज साइंड बाय दीज टू लीडर्स? तो नॉट महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मदन मोहन मालवीय एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर नॉट, नो। बी आर अम्बेडकर एंड राजेंद्र प्रसाद, नो। बी आर अम्बेडकर एंड मदन मोहन मालवीय, राइट ऑप्शन विल बी सी। British Prime Minister Ramsay MacDonald announced the Communal Award on 16th August 1932. Under this announcement, considering Dalits as a minority, they were separated from Hindus and given 71 seats in the provincial legislature. Opposing this announcement, Gandhi ji started a fast unto death at Yarwada jail in Pune. With the efforts of Rajendra Prasad, Madan Mohan Malviya and other leaders, an agreement was signed between Gandhi and Ambedkar on 24 September 1932, which was signed by Ambedkar and Madan Mohan Malviya. Under this, the separate electorate of Dalits was abolished and the place of the untouchables in the Legislative Assembly was reserved under the Hindus. In addition, 147 seats were allotted to the depressed classes in the provincial legislatures. Next question, which of the following was the capital of the Oriental or Eastern region during the Maurya period? The Patliputra, right option will be B. Mauryan provinces and capitals were Oriental और Eastern region. कैपिटल जो था उसका पाटलिपुत्रा था। उत्तरापथ का जो कैपिटल था वो तक्षशिला था। कलिंगा जो था वो तोसली था। अवंती का उज्जैनी था। दक्षिणापथ का जो था वो स्वर्णगिरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जैन संगीत जैन सभा, द फर्स्ट जैन संगीति जैन सभा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाई भद्रबाहु, राइट ऑप्शन नो, भद्रबाहु नो, स्थूलभद्रा, राइट ऑप्शन विल बी ए। द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभदेव। द लास्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म यानी 24th तीर्थंकरा वाज महावीरा। फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी। इस संगीति में जैनिज्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर एंड दिगंबर। स्थूलभद्र के जो फॉलोअर्स थे जो वाइट क्लॉथ्स पहनते थे उनको श्वेतांबरा कहा गया, और जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स थे जो नेकेड रहते थे दिगंबरा कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फेमस सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉर मार्केट कंट्रोल? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, राइट ऑप्शन विल बी सी। Alauddin Khilji, the first sultan to collect rent by measuring land. Alauddin was also imposed tax on grazing, house and hut. The rate of land revenue during the reign of Alauddin was 50%. Alauddin established the department of Diwan-e-Mustakhraj. Next question, the title of Viceroy of Deccan was received by Nizamul Mulk Asaf Jah. निजामुल मुल्क आसफ जाह, राइट ऑप्शन विल बी डी। निजाम उल मुल्क आसफ जाह established the Hyderabad state in 1724. He held an important place in the later period of Nawab after Aurangzeb. He played an important role in the removal of the Sayyid brothers from the throne. He was also the vizier of the Mughal Empire from 1722 to 1724.
Next question, what was the military position of the signatory states under the subsidiary treaty of Lord Wellesley? तो was dissolved, right option A होगा. Lord Wellesley introduced the subsidiary treaty in India. The armies of the states that accepted this treaty were disbanded. The British army was kept in the state whose expenses were to be borne by the states. With this, the sovereignty of the states in external affairs ended. The first subsidiary treaty was accepted by the Nizam of Hyderabad in 1798. Next question, the main leader of social and cultural awakening in the first half of the 19th century or the first leader of modern India is called Raja Ram Mohan Roy. Right option will be D. Raja Ram Mohan Roy is called the father of Indian Renaissance and the builder of modern India. He wrote a book titled Gifts to Monastics in the year 1809. In 1814, he founded the Atmiya Sabha in Calcutta and opposed the evils of idol worship, rigidity of the caste system, etc. He founded the Brahmo Samaj in 1828. With the efforts of Raja Ram Mohan Roy, the practice of sati in India was abolished by Lord William Bentinck in 1829. Next question, where was the capital of Bihar during the Tughlaq period? So in Bihar Sharif, right option will be A. The capital of Bihar during the Tughlaq period was Bihar Sharif, modern Nalanda district. The name of this state and its immediate capital, Bihar, came in this period. The city of Bihar Sharif was a major center of Buddhism. Udantapuri Mahavira was located here. The Turks called this city Arje Bihara, land of Biharaj. Next question, the correct sequence of the dynasties of the Delhi Sultanate in medieval India is? तो गुलाम डायनेस्टी जो था वो 1206 से 1290 तक रहा. स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक. खिलजी डायनेस्टी जो है 1290 टू 1320. खिलजी जो है 1290 टू 1320 तक रहा. गुलाम डायनेस्टी जो था यानी स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर के 1290 तक रहा. लोधी डायनेस्टी जो था 1414 से लेकर के 1450 तक रहा. और सैयद डायनेस्टी जो है 1450 से लेकर के 1526 तक रहा. तुगलक डिनेस्टी जो था वो 1320 से लेकर के ये था 1320 से लेकर के 1414 तक था. सो सबसे पहले कौन सा डिनेस्टी आया? वो आया स्लेव डिनेस्टी 1206 से 90 तक. उसके बाद में तब खिलजी डिनेस्टी 1290 से 13. देन तुगलक डिनेस्टी, देन लोधी डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी. तो 14253 राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट हैज बीन अवार्डेड द मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड इन द फूड कैटेगरी? हैदराबादी हलीम. राइट ऑप्शन विल बी सी. Hyderabadi Halim was won the National Intellectual Property Award 2021 and 2022 under the category Most Popular Geographical Indication, Food Ingredients category of in Food Ingredients category. Next question, this woman is called the mother of Indian Revolution. मैडम भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है. राइट ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, रहनुमाई मजदियासन सभा वाज ए मूवमेंट फॉर रिफॉर्म ऑफ हिच रिलीजन? तो वो था जोरोस्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म में सुधार के लिए था. जोरोस्ट्रियनिज्म. राइट ऑप्शन विल बी ए. इसके लीडर्स जो थे वो थे SS बेंगोली, दादा भाई नौरोजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वाज राम मोहन रॉय कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा? अकबर शाह सेकंड. राइट ऑप्शन विल बी बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट। मद्रास महाजन सभा कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1884 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1 का बी हो जाएगा। पूना पब्लिक असेंबली, पूना पब्लिक असेंबली जो है वो 1867 में इस्टेब्लिश हुआ था, सी हो जाएगा, सेकंड का सी। और बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो 1852 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो 3 का हो जाएगा डी। बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये इस्टेब्लिश हुआ था 1836 में। मद्रास महाजन सभा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था एम.बी. राघवाचारी, बी. सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी. आनंद चार्लू के द्वारा। पूना पब्लिक असेंबली जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। और इंडियन लीग जो है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इसमें से 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। राइट ऑप्शन विल बी बी। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्ट्रगल इज द बुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन? तो वो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वाज द रिजोल्यूशन डिमांडिंग पाकिस्तान पास्ट? तो इन लाहौर सेशन। राइट ऑप्शन विल बी बी। The Muslim League first passed the resolution of separate state Pakistan proposal at the Lahore session in 1940. The name of Pakistan was given by Chaudhry Rahmat Ali. The Muslim League was established in Dhaka in 1906. Next question, the diarchy system was implemented in Bihar in this year, in 1765. Right option will be A. After the victory of the East India Company in the Battle of Buxar in 1764 AD, the Mughal Emperor Shah Alam II gave the Diwani revenue administration of Bihar, Bengal and Odisha to the company. The diarchy was started by Warren Hastings. Lord Cornwallis ended the diarchy. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मगध रूलर इज कॉल्ड उग्रसेन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उग्रसेन महापद्मनंद को कहा गया है। महापद्मनंद के पास 2 और टाइटल्स थे, एकराट का एंड सर्व छत्रांतक का। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप वाज द रिबेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन पटना? तो वो स्टार्ट हुआ था पीर अली के लीडरशिप में। पटना में जो रिबेलियन 1857 का स्टार्ट हुआ था पीर अली के लीडरशिप में। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। 12 जून 1857 को बिहार के रोहिणी में स्टार्ट हुआ 1857 का रिबेलियन। पटना में जो हुआ 3 जुलाई को स्टार्ट हुआ और पीर अली को अरेस्ट किया गया 4 जुलाई को और पीर अली को फांसी दे दी गई 7 जुलाई को। उस समय पटना के जो कमिश्नर था वो था टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस स्केल? तो हम जानते हैं कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट को रिलेट करने वाला जो फार्मूला है वो होता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। यहाँ पर 122 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करना है बाई 9 इज इक्वल टू C/5 करना है। तो 2 में से 2 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, अब बाई 9 इज इक्वल टू C/5 आएगा। 9 से 10 बार में कट गया, 10 पर से 50 हो गया, यानी C जो हो गया वो हो गया C का वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस। सो राइट ऑप्शन विल बी ई, नन ऑफ द एबव।